हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग पीपीएस के यूनिट 2 का वन शॉट पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कई सारी चीज़ें जैसे कि इफ़ एल्स, कंडीशनिंग, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के बेसिक्स बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे सी प्रोग्रामिंग के। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि अपना सिलेबस क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स एंड एक्स। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्डर में यहाँ पर पीपीटी चलेगी, ये आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, प्रेसिडेंस हो गया, ऑपरेटर एंड मिक्स ऑपरेंड, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिवली। इसके बाद आती है हमारे पास कंडीशनल ब्रांचिंग। यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। इसमें पहले टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या थे, हमारे पास एक तरह का कंटेनर था जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करा रहे थे। ठीक है, सपोज दैट एक तरह का कंटेनर था, इसमें हमारे पास कोई भी डेटा था, उसको हम लोग स्टोर करा रहे थे। ये डेटा किस तरह का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी कि डेटा हमारे पास जो मेनली बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप थे। ठीक है, तो वेरिएबल में डिफरेंट टाइप के डेटास को हम लोग स्टोर कर सकते हैं जिनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल देख लिया था। इसको किस तरीके से हम लोग लिखते थे, जैसे कि मान लीजिए इंट नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सपोज दैट यहाँ हमने लिख दिया है शिवम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने इंटीजर लिखा है लेकिन हम लोग इसमें क्या पास कर रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये मेथड जो हमारा है ये रॉन्ग है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि आप लोग जब कोई भी यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो याद रखना होगा आप लोगों को, किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस तरीके का आप लोगों को वहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा। सो इसका जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इंटीजर टाइप ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग रोल नंबर इसमें स्टोर करा सकते हैं। सपोज दैट किसी का रोल नंबर 43 है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टोर करा सकते हैं। अगर सपोज दैट हम लोग फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हैं तो फ्लोट डेटा टाइप में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इसमें टेम्परेचर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे 23.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हम लोगों ने 23.9 सपोज दैट स्टोर करा दी। तो ये क्या है, फ्लोट वैल्यू इंट वाली। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो मेनली एक टॉपिक था वेरिएबल वही पढ़ा था अच्छे से, और डेटा टाइप्स पढ़े थे। तो हम लोग अब इन चीज़ों का यूज़ करके आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास हम लोग पहले जो वेरिएबल पढ़े और क्या बोलते हैं डेटा टाइप्स पढ़े, अब वहाँ पर उन सारी चीज़ों को लेकर हमारे पास कई सारे हमको कैलकुलेशंस मैनिपुलेशंस करने होते हैं। सो वहाँ पर रोल आता है ऑपरेटर्स का। ठीक है, ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड्स का, ये सारी चीज़ें क्या होती है बताता हूँ। जैसे अगर बात करें सी लैंग्वेज में, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट, 1 मिनट, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, उसमें आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊं अगर आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, इसके बोलने का मतलब ये है कि ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे दो ऑपरेंड्स के बीच में कौन सी ऑपरेशन होने वाली है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी आप लोगों को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन होती है, सपोज मैंने लिख के दिया आप लोगों को 5 + 6, या मैंने आप लोगों को लिख के दिया यहाँ पर 4 × 9। तो यहाँ पर ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेटर क्या है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए जो भी हमारे पास कैलकुलेशन की जा रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एक तरीके से ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। ये क्या होता है हमारा ऑपरेटर, जो क्या बताता है कि कौन सी ऑपरेशन या कौन सी कैलकुलेशन ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, अब जिन पर ये कैलकुलेशन की जा रही है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो हमारा 6 है ये हमारा क्या है, एक ऑपरेंड है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होते हैं। और आप लोगों को जैसे पता है जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशंस, ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशंस ही की जाते हैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होंगी। सपोज दैट आपको यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग के बेसिस पे, तो जैसे सपोज दैट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया इंट num = num1 = 2, यहाँ पर मैंने एक और बनाया
num2 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर बना लिए। अब हमसे कोई कहता है इन दोनों इंटीजर का सम बताओ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन या ऑपरेशन करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये हम लोगों को आउटपुट क्या देगा, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ये हम लोगों को आउटपुट देगा जो हमारा सम निकल के आएगा 5 to 7। सो यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये हमारे पास क्या था, एक ऑपरेंड था, ऑपरेटर था, और ये हमारे पास क्या था, एक ऑपरेंड था। तो ये यहाँ पर आप लोगों को ऑपरेंड और ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। सब लोग अगर यहाँ पर अपनी स्लाइड पे आए, जो लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही ऑपरेंड के बीच में हो, ऑपरेंड्स यहाँ पर कई सारे हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उनके बीच में अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज किया जा सकता है। दे आर दी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दी सी प्रोग्रामिंग, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि प्रोग्रामिंग में जो पूरा प्रोग्रामिंग है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को मिल रहा है तो वहाँ पर कैलकुलेशन और ऑपरेशन ही किए जाते हैं, तब जाके हम लोगों को फाइनली अपना आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी एक दिया गया, सपोज दैट आपके पास कोई भी एक नॉर्मल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी है, तो इसमें जो हमारा a होगा, यहाँ पर भी a जो होगा वो हमारा ऑपरेंड होगा, ओके। और जो वहाँ पर प्लस का सिंबल है ये हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक है। सेम ही चीज़ है यहाँ पर भी, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करके बता दिया वहाँ पे। कोडिंग लैंग्वेज में भी मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 5 to 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने मेन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बताए हैं आप लोगों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो मेन है, जो आप लोग एग्जाम में लिख के आएंगे, वो सारे ऑपरेटर्स हैं। और कुछ जो मतलब ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा आगे, लेकिन यहाँ पर स्लाइड पे नहीं दिया हुआ है, वो अलग से स्लाइड में ऐड है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड अदर ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया गया कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अब यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करता है उसको यूनरी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये सारी चीज़ें क्या है आप लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यूनरी का मतलब होता है ऑपरेट विथ सिंगल ऑपरेंड, ओके, जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, ये सारे हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा इसके नाम से ही, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर हम लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेशंस करनी होंगी, ठीक है। जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी किसके अंदर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। सो यहाँ पर डेफिनेशन इसमें कुछ खास होती नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अगर हम लोग देखें, इसमें एक लाइन लिख के लाया हूँ, द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेंड्स। सिंपल है, जो यहाँ पर इसके डेफिनेशन क्या नेम में ही दिख रहा है, अर्थमेटिक मतलब किसी भी तरह की अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हम लोग ऑपरेंड्स के ऊपर कर रहे हैं तो वहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज आता है। अब ये कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। सो सबसे पहला होता है हमारे पास प्लस ऑपरेटर। अब देखिए प्लस है तो ये क्या करेगा, 2 ऑपरेंड को आपस में ऐड करने का काम करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। ए प्लस बी कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, ये क्या सेपरेट करेगा, ठीक है, ये ए माइनस बी सेपरेट करके देगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल। ये किसका काम करता है, मल्टीप्लीकेशन का काम करता है, ठीक है। अगर हम लोग 2 हमारे पास ऑपरेंड्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो हम लोग ये एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। सो इसका यूज करके 2 ऑपरेंड्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ये डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड हमारे पास किसको, दो ऑपरेंड्स को आपस में डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारे पास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे लिए, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल वाली स्लाइड में आके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ किसका, मॉडुलो ऑपरेटर का। सो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, सपोज दैट जैसे हमारे पास 7 है, 7 डिवाइड, ये मॉडुलो ऑपरेटर 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये एग्जाम्पल में मैंने लिखा है। तो अगर 7 मॉडुलो 2 कर रहा है तो मॉडुलो का काम क्या है हमारे पास, देखिए इसको मॉडुलो बोलिए या मॉडुलस बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मॉडुलो का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को रिमाइंडर निकाल के देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ
वहां पर तो लिखा हुआ है इट गिव्स रिमाइंडर। जैसे कि अगर हम लोग डिवाइड का यूज करते हैं तो डिवाइड हम लोगों को क्या देता है, फाइनल आंसर निकाल कर देता है कि हमारे पास क्वेश्चन कितना निकल के आएगा, लेकिन ये क्या देता है, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। सपोज दैट 7 मॉडुलो 2 किया हम लोगों ने, तो रिमाइंडर हम लोगों को कितना मिलने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। ठीक है। अगर अब इसकी भी कुछ क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जहां पर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब कंडीशन की बात करें, अगर हम लोग बात करें सपोज दैट ए और बी है हमारे पास दो ऑपरेंड, अगर ए हमारा ग्रेटर देन बी है तब तो हमारे पास नॉर्मल हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आंसर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या रहेगा हमारा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, बट इफ जो ए है मतलब न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर ही ए ही आंसर हो जाएगा, ए ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर में एक चीज याद रखने वाली थी कि अगर हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होता है तो हम लोगों को आंसर भी न्यूमरेटर ही मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर का कई जगह बहुत ही अच्छे से यूज हम लोग सीखेंगे, अभी कई साल जब हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पे यूज आएगा। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर हम लोगों को रिटर्न क्या करके देता है, रिमाइंडर देता है। डिवाइड जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कॉन्स्टेंट रिटर्न करके देता है। अब जैसे कि देख ही लेता हूँ, बता देता हूँ एक। अब ये था हमारा मॉड्यूलो का काम, ये था मॉड्यूलो का। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिवाइड का एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। एड सब्ट्रैक्ट तो हम पता ही होंगे। सपोज दैट अगर 7 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं हम लोग, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 3.5। अब ये 3.5 आएगा या 3 आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने यहाँ से 7 है और जो 2 है उनका डेटा टाइप्स क्या ले रखा है। अगर सपोज दैट इंटीजर डेटा टाइप्स है तो आंसर हम लोगों को किस में मिलेगा, इंट में मिलेगा, तो आंसर हम लोगों को 3.5 की जगह क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट अगर ये फ्लोट में है, फ्लोट वैल्यूज हैं, सपोज दैट अगर ये हमारे पास 7.0 और 2 है तो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, 3.5 मिलेगा। ठीक है, बट अगर यही हमारे पास 7/2 ही है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास दोनों के दोनों इंटीजर है अगर, तो आंसर क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पहले 3.5 लिखा है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें दो कंडीशन बन सकती है। ये क्या है हमारे पास, एक फ्लोट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है डिवाइड के केस में। सो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन जानने के लिए हम लोग जो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उसको रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन मतलब एक तरीके से जैसे रिलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे समझ लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इसके बराबर है नहीं, तो उनको रिलेशन ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो हम लोग रिलेशन का यूज करते हैं। The relation operator in C are used for the comparison of the two operands. All these operands are binary operators that return true or false values. अब जैसे देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए A B से बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B, ये रिलेशन ऑपरेटर है। तो अगर ये सही होगा तो हमको क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, या ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर क्या है, बाइनरी में 0 और 1 में आंसर मिलता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में, एज अ रिजल्ट की बात कर रहे हैं। सो हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में कि सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर क्या मिलेगा हम लोगों को। तो सबसे पहला हमारे पास आता है लेस देन। ठीक है, लेस देन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कहीं भी आप लोगों को ऐसी ऑपरेशन दिखानी है, मान लीजिए 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर हम लोग लेस देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसी तरह ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है। अगर मान लीजिए हम लोगों को कहीं पे भी ऐसी कंडीशन को यूज करनी है, जैसे सपोज दैट हमको एक कंडीशन यूज करनी है कि कोई भी एक वेरिएबल ए है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए 5 के, तो उस केस में हम लोग लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर है। ठीक है, ये भी एक रिलेशन हुआ ना कि ये इक्वल है या नहीं है, तो ए इक्वल टू बी, ये हम लोग ये मोस्टली जगह यूज करेंगे ये। ठीक है, इक्वल टू ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट इक्वल टू भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, सो यहां पर जो ये डेटा टाइप ऑपरेटर्स हैं ये हमारे रिटर्न क्या करेंगे, हम लोगों को ट्रू और फॉल्स करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देखा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को अभी और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देके बता देता हूँ यहाँ पर एक स्लाइड पे कि जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर थे उनका यूज कैसे करेंगे। सपोज दैट हमारे पास अगर कोई एक इंटीजर है, देखिए
जिसमें हम लोगों ने 2 को स्टोर कराया, ठीक है, और एक और इंटीजर है जिसमें हम लोगों ने 3 को स्टोर कराया। अब अगर हम लोगों से कोई पूछ रहा है, ठीक है, इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर अभी आप लोगों को इफ नहीं मालूम है लेकिन हम लोगों को बताना ए बी से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, तो इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, देन हम लोगों को क्या रिटर्न करके दो, यहां पर प्रिंट क्या करके दे दो कि यू आर राइट, ठीक है। एल्स अगर नहीं है तो एल्स में क्या रिटर्न करके दे दो आप लोग हमको कि प्रिंट यू आर रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से कुछ खेल चलेगा हमारा पूरा। देखिए यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी है, यहां पर चेक करेगा सबसे पहले, यहां पे आएगा ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, सो ये कहां पे चला जाएगा, एल्स वाले केस में, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हिट नहीं हुई तो इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा, तो ये यहाँ चला जाएगा एल्स वाले केस में। अब एल्स वाला केस तुरंत रन हो जाएगा कि यू आर रॉन्ग, मीन्स ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल एक लॉजिकल ऑपरेटर का। अब हम लोग बात करते हैं अपने रिलेशनल का। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। सो लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ खास नहीं है, इसमें भी सिंपल सा फंडा है। अब देखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर used to combine 2 or more condition constraint or to complement the evaluation of the original condition in consideration। देखिए इनका यूज कहाँ पर आता है, सपोज दैट हमारे पास कोई भी मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, अगर 2 कंडीशन आ रही हैं, उन 2 कंडीशंस को हम लोगों को क्या करना है, दोनों को देख के एक रिजल्ट चाहिए है, तो वहां पर हम लोग इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमसे कोई बोल रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 5 तो होना चाहिए और जो ए है वो हमारा लेस देन 10 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही हैं। अब इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशनल आंसर हम लोगों को कैसे मिलता है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉजिकल एंड होता है, फिर लॉजिकल और होता है, और एक नॉट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में क्या डिफरेंसेस है और नॉट ऑपरेटर में क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका ये आपको याद रखना है कि ये रिटर्न टाइप क्या है इनका, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी कंडीशन सेट हो रही है, तो ये कंडीशन के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, या हम लोग कह सकते हैं बूलियन फॉर्म में ट्रू या फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, देखिए जो ट्रू फॉल्स होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा, ये बूलियन ही होता है, बूलियन टाइप में ही यूज किए जाते हैं। बूलियन हमारे पास 2 ही चीजें रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू वैल्यू लेता है या फॉल्स लेता है, तो ये हम लोग कह सकते हैं बूलियन वैल्यूज हैं, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। सो अगर हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपने, नेक्स्ट स्लाइड खाली है कि नहीं, नहीं है, सो हम लोग एक पेज और ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना सबसे पहले एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा। सपोज दैट हमारे पास एंड ऑपरेटर है कैसा, ये हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अब एंड ऑपरेटर का फंडा क्या है, सपोज दैट हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिखाना है कि जो ए है यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम कह रही है कि ए हमारा जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से और ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से। अब इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाई कराना है, अगर इसके बीच में ए आ रहा है तो हमको बता दो कि हाँ आपने आंसर जो दिया है वो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप ले लेंगे, ऐसे इंट ए इज इक्वल टू 3 ले लिया सपोज दैट हमने। अब हम लोगों को कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एल्स कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं, किसके लिए, ए के ऊपर एक इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले बोल रहा है कि जो ए है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो ए है हमारा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो ए है वो लेस देन होना चाहिए 10 से। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को ये फाइनल रिजल्ट बता के देंगे कि ये बात सच है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज किसका करेंगे, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। जब एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या लिख के दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे कि यस यू आर राइट, ठीक है। अगर ये कंडीशन हिट करती है तो यस यू आर राइट, अगर नहीं करती है तो यू आर रॉन्ग। देखिए मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, ये सूडो कोड है, यस यू आर रॉन्ग। तो इस तरीके से कुछ एंड ऑपरेटर हमारे पास काम करेगा। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर में क्या होगा
कि ये काम कब करेगा, ये चीज़ बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो कब वर्क करता है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन है, जब तक वो ट्रू नहीं होगी तब तक उसका आंसर हम लोगों को ट्रू नहीं मिलेगा। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोगों को जनरली आंसर मिलते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। आंसर कैसे मिलते हैं वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारे पास ए है, ये कंडीशन हमारे पास बी है, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ट्रू है तभी आंसर ट्रू मिलेगा, बाकी केसेस में ये हमारे पास फॉल्स दे देगा। इट मीन्स अगर ए ग्रेटर देन 5 या ए लेस देन 5 इन दोनों के बीच में अगर नहीं लाई करता है तो ये हम लोगों को हमेशा क्या देगा, आंसर गलत ही गलत देगा। ये याद रखना है, एल्स कंडीशन ही रन होगी। ये बात को आप लोगों को दिमाग में बिठाना होगा, क्योंकि जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो तभी रन करता है जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी हमको ट्रू रिटर्न करके देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है और ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और ऑपरेटर की, ठीक है। और ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास और ऑपरेटर में क्या है, इसकी देखिए वो सारा फंडा सेम था, लेकिन और ऑपरेटर की बस ट्रूथ टेबल देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होगा, और का मतलब होता है मतलब या तो ये हो या तो ये हो, दो कंडीशंस है, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी हिट कर जा रही है, ठीक है, तो हम लोगों को रिटर्न क्या मिलेगा, वहां पे ट्रू मिल जाएगा। मतलब सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पर दो कंडीशन बनाई फिर से कि ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और ए लेस देन बी भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन हिट कर जा रही है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या रिटर्न करके दे देगा, वो ट्रू रिटर्न करके दे देगा। हमारी इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, एल्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फेल कब होगा, फेलियर केस भी लिखा दे रहा हूं इसका कि ये फेल कब होता है। ये फेल कब होगा, ये फेल तब होगा जब हमारे पास दोनों कंडीशन, मतलब बोथ कंडीशंस विल फॉल्स, ये इसका ड्रॉबैक है। तब मतलब फॉल्स देगा। सपोज दैट इसका ट्रू टेबल ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जब हमारे पास ये ट्रू का मतलब फॉल्स कब देगा, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी। यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा, यहाँ पर बस फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा, यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा। इसको मैं दूसरे कलर से बना दूंगा तो याद रहेगा। कहाँ गया, ये वाला कलर सही रहेगा, ये बस फॉल्स है, ओके। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर और इसका फंडा भी। यहीं पे ही मैं आप लोगों को नॉट बताने वाला हूँ कि नॉट ऑपरेटर क्या होता है, समझाने के लिए नॉट ऑपरेटर क्या है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन है, मतलब कुछ भी ऐसा कराना है, ठीक है, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए हम लोगों को बताना है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो वहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कई बार ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये कब हम लोग को यूज़ करना है, जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे भी ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे हमने पहले बता दिया कि ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। जब तक अगर ऐसा कुछ है कि बी जो है हमारी नॉट इक्वल टू ए है, तो हमारे को ट्रू रिटर्न करके दे दो, ठीक है। बी इज नॉट, अब देखिए नॉट ऑपरेटर किसके साथ वर्क करेगा, इक्वल टू के साथ ही वर्क करता है, तो ये जो हमने लिखा है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस इक्वल टू अपने तरफ से लगाएंगे ताकि ये बी इज नॉट इक्वल टू ए बन जाए, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर का काम था। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, सपोज दैट ये लिख दिया हम लोगों ने, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी इज नॉट इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सपोज दैट ये ट्रू होगी, ठीक है, अगर बी इक्वल नहीं होगा तो ये हम लोगों को इफ वाली कंडीशन के अंदर का कोड रन करके दे देगा। अब इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लीजिए हमारे पास ए है, इसको भी इंटीजर टाइप से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, इंट ए इक्वल टू 5 है। इसी तरीके से इंट जो बी है वो 4 है, ठीक है। ये दो मल्टीपल कंडीशन बन गई। नॉट ऑपरेटर का यूज बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोग लिखेंगे इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में क्या हमारे पास प्रिंट कर दीजिए हम लोगों को, यस यू आर राइट, ठीक है। एल्स में क्या कर देगी, एल्स को लिखने का भी अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा, पूरा एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का लेक्चर ही है ये आगे, ठीक है। एल्स हो गया। इस एल्स में क्या मिलेगा हम लोगों को प्रिंट करके, नो यू आर रॉन्ग। मतलब हम लोग आउटपुट में क्या लेना चाह रहे हैं, अगर ए इक्वल नहीं है बी के तो हम लोगों को हमारा जो कंडीशन है वो चलाना है, ठीक है। मतलब
5 हमारे पास 4 के इक्वल नहीं है, तो मतलब हम सही हैं क्योंकि हमने वही कंडीशन को इनपुट में डाला है। सो अब हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। मतलब कोई भी चीज अगर हम लोगों को असाइन करनी है, सपोज दैट जो लिखते हैं हम लोग a इक्वल टू 5, मतलब a को कोई चीज असाइन कर रहे हैं। सपोज दैट हमने एक वेरिएबल बनाया a, अब इसमें हम लोगों को कोई चीज डालनी है, इसका मतलब क्या है कि हम a को कोई चीज दे रहे हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट करना किसी चीज को। मतलब अब हम लोग अगर इससे कनेक्ट करें तो ये मतलब होगा कि वेरिएबल में अगर हम लोग कोई भी ऑपरेंड डाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइन करना। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में हमने एक डेटा को असाइन कर दिया है, तो वहां पर वो असाइन जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। सो सपोज दैट यहाँ पर एक नंबर था 4, ये हम लोगों ने क्या किया है, असाइन किया है। किसको असाइन किया है, 4 को असाइन किया है। ओके, इस 4 को असाइन कर दिया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग असाइनमेंट की बात करें तो हमारे पास इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होता है, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू होता है, डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू आप लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं, देखिए मैंने इक्वल टू बोल के बताया क्योंकि जनरली जो न्यूली कोडिंग में वो सब लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, प्लस इक्वल टू। वो सारी चीजें तो हम लोग वहां पे देख ही के आए थे पिछले वाली अभी ऑपरेटर्स में, जहां पर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस एंड असाइन, माइनस एंड असाइन, मल्टीप्लर एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलर एंड असाइन। इसका मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, ऐड करके सपोज दैट हमारे पास असाइन का मतलब क्या है, इस प्लस इक्वल टू का मीनिंग क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, इंटीजर a इक्वल टू 5। अब हम बोल रहे हैं कि एक इंटीजर बनाओ b। ठीक है, अब b प्लस इक्वल टू करके दे रहे हैं हम लोग a। मतलब ये है कि जो b है, अब पहले हम लोग b में भी कुछ स्टोर करा दे, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, b में हम लोगों ने 6 स्टोर करा दिया सपोज दैट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और इंटीजर बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास a प्लस इक्वल टू 5 का, कि जो a है a प्लस 5, मतलब उसमें ही वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है। ठीक है, सो जैसे कि अगर हम लोग b, हमने यहाँ पर 6 लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों को a इक्वल टू a प्लस 5 करना है, सो अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए b प्लस इक्वल टू 6, तो ये क्या करेगा कि b में हमारे पास इसको 6, b इक्वल टू b प्लस 6 करेगा। अब यहाँ पर b हम लोगों ने बनाया नहीं, तो इस स्टेप को हम लोग कहाँ कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। ये भी हटा दो, एक सेकेंड, कहाँ गया इरेजर, ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर कि इस वाले जो b में है, अब हम लोग b को दोबारा से क्या कर देंगे, b प्लस इक्वल टू 9। तो हम लोगों को क्या फाइनली आंसर मिल जाएगा, देखिए b की वैल्यू 6 थी, अब b में क्या प्लस इक्वल टू 9, तो b पहले 6 था, तो हमारे पास फाइनली जो b होने वाला है वो 9 6 कितना हो जाता है, 15। ठीक है, तो ये था हमारा। इसी तरीके से हम लोग अगर बात कर रहे थे अपने किसकी, प्लस इक्वल टू की, माइनस इक्वल टू की, तो मतलब इसका यही होता है बेसिकली कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर यूज हो रहा है, जैसे प्लस यूज हो रहा है, माइनस यूज हो रहा है, तो वो अपने साथ ही वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सपोज दैट मैंने लिखा b मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये थे हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बिट बाय बिट ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब बिट बाय बिट क्या है, ये सारा फंडा क्या है, ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा नहीं, जो लोग अभी प्रोग्रामिंग में नए हैं वो चीज आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, द बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड। देखो बिट लेवल क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को, कोई भी चीज है, जैसे सपोज दैट कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसको बिट बाय बिट लेवल हम लोग बोल रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट हम लोग अभी इफ एल्स करे तो वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा था आंसर, तो ट्रू और फॉल्स क्या, वो भी एक बिट बाई बिट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एज अ 0 और 1 ट्रीट होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिट बाई बिट कंडीशन को जो है बिट बाई बिट लेवल ट्रीट करेंगे। सपोज दैट जो पहला आता है हमारे पास एंड होता है, दूसरा होता है हमारे पास बिट वाइज और। अब बिट वाइज एंड और बिट वाइज और क्या है, परफॉर्म बिट बाई बिट एंड ऑपरेशन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। और ये हमारे पास क्या करते हैं, रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स थे। अब बिट बाई बिट में हमारे पास डिफरेंस क्या था, बिटवाइज में और लॉजिकल एंड में,
वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में जल्दी नहीं आएगा। अभी इसमें देखिए मैंने 2 ही टाइप डाले हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सिर्फ मैंने अभी 2 ही डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, बिटवाइज एंड बिटवाइज और। ठीक है, इस पर अभी हम लोग आते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा इफ एल्स कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर कंडीशन लगा के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बिटवाइज में पहले आप लोग इतना समझ जाइए बस कि बिटवाइज होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसका सिंबल क्या है, ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। अब एक आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहां पर हम लोग इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि काफी सारी कंडीशन के बीच में ये पूरा खेल खेला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशंस की ही बात करते हैं। ये एक इफ एल्स का जो है शॉर्ट हैंड बोला जाता है इसको। मतलब हम लोग को काफी सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है उसको हम लोग एक लाइन में लिख के उसका आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इट इज शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि अब हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। सो अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एक कंडीशन पास करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या एक कंडीशन पास करनी होगी आपको। कंडीशन के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर आपके पास एक एक्सप्रेशन 2 होगी, एक एक्सप्रेशन 3 होगी। अब ये चलता कैसे है फंडा, इसकी बात बताता हूँ आप लोगों को। देखिए हमने सपोज दैट एक कंडीशन दी, ए इज ग्रेटर देन 5, ओके, क्वेश्चन मार्क दिया। अब जो आगे की एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या मिलेगा। ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। जो एक्सप्रेशन 2 है ये कंडीशन के ट्रू होने के लिए है, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये चीज रन होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। ए इज ग्रेटर देन 5, यहां पर हम यूज कर देंगे तुरंत प्रिंट यस। यहां पर फिर से लगाया ये कॉलन, उसके बाद एक्सप्रेशन 3 लिख दिया मैंने, प्रिंट नो, सिंपल। तो यहां पर क्या चल रहा है फंडा, अगर ए जो है हमारा 5 से बड़ा होगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं 5 को भी यहाँ पर इनिशिएट किए दे रहा हूँ, ए इक्वल टू 6, जैसे कि ये 5 से बड़ा है। अगर ए 5 से बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमको यस मिलने वाला है। ये कंडीशन तुरंत क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यही टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ एल्स का शॉर्ट हैंड होता है। यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को 2 आउटपुट मिल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। जो हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है 2 वाली, अगर हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होता है तो जो मतलब एक्सप्रेशन 2 होती है वो ट्रू कंडीशन पे रन होती है, और जो एक्सप्रेशन 3 होती है वो फॉल्स कंडीशन पे रन होती है। ठीक है, सिर्फ इसमें 3 ही पैरामीटर्स थे, एक कंडीशन, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास पहला वाला स्टेटमेंट रन होगा, और अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला। ये था हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। अब हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली हैं, अब हमारे पास आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएबिलिटी। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी चीजें समझाई हैं सारी चीजें 2 ऑपरेंड से रिलेटेड समझाई हैं। ठीक है, जब हमारे पास 2 ऑपरेंड होंगे उनके बीच में एक ऑपरेटर होगा, मैं आपको वही समझाता चला आ रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग में, सिर्फ 2 ऑपरेटर। कई बार 3, 4, 5 ऑपरेटर में भी आप लोगों को डील करना पड़ सकता है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जा रहे हैं, सपोज दैट मैंने आपको लिख के दे दिया 5 + 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर अब इनके बीच में आप कैसे डील करेंगे, किसको पहले मल्टीप्लाई किसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या, सभी लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, एक ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होता है। देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स को एक लेवल पे अरेंज कर दिया गया है कि इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब ये क्या है, प्रेसिडेंस में कोई एक ऑपरेटर नहीं है जो सबसे ऊपर रहेगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, मान लीजिए 3-4 ऑपरेटर ग्रुप बना दिया, उसके नीचे फिर 3-4 ऑपरेटर, फिर नीचे। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंस बनाया गया है कि जो सबसे ऊपर होगा, अगर कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो सबसे पहले उन ऑपरेटर्स के बीच में ऑपरेशंस की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइंस विच ऑपरेशन इज
परफॉर्म्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे पास एक लेवल बनाया गया है उसमें जो भी हमारे पास सबसे ऊपर पाया जाएगा उस प्रेसिडेंस लेवल में, उस पे हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी में क्या होता है, कोई भी अगर ऑपरेटर्स जो हैं जो सेम लेवल पे थे, सेम एक ही ग्रुप में थे, अब सपोज दैट वो आ जाते हैं, तो उनके बीच में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस ऑपरेटर को यूज करना है? तो वहां पर यूज आता है एसोसिएटिविटी को। एसोसिएटिविटी का मतलब ही यही है कि एक लेवल के एक ग्रुप के ऑपरेटर्स में से अगर हम लोगों को डिसाइड करना हो कि किसको यूज करना है, तो वहां पर हम लोग एसोसिएटिविटी के हिसाब से देखेंगे। सो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया, ये ग्रुप 1, एक ग्रुप 2 है, एक ग्रुप 3 है। अब ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास ABCD इतने टाइप के ऑपरेटर डले हुए हैं, इसमें भी हमारे पास EFGH इतने टाइप के ऑपरेटर पड़े हुए हैं। अब हम ग्रुप 1 में तो चले गए, अब ABCD हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, तो हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि उन ABCD को कैसे चूज करें? तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास आया एसोसिएटिविटी, जो किसके लिए था? सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के लिए। सो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब समझा दिया है। यहाँ पर जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल भी है, इनका आप लोगों को करके दिखाना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में, एक जो यहाँ पर हमारा डायग्राम दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए, पूरा रटना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन जो मेनली 3-4 लेवल तक है वो याद रखने हैं। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, किसी भी तरीके का अगर एक्सप्रेशन है, उसमें अगर पैरेंथेसिस आ रहा है, मतलब अगर ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है, तो सबसे पहली प्रियोरिटी, सबसे पहला प्रेसिडेंस उन ब्रैकेट्स को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बना भी दे रहा हूँ, अगर हमारे पास पैरेंथेसिस है, ये क्या है हमारे पास? किंग है, ठीक है। ये कहीं भी यूज हो रहा है, सबसे पहले यूज इसी को किया जाएगा, इसके अंदर की कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाएगा। सो फर्स्ट हमारे पास पता चल गया हमारे पास क्या था। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का, ये सॉरी एक्सपोनेंशियल का, ये डबल एस्टेरिक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ये रहा, जिसको हम लोग लेफ्ट टू राइट शिफ्ट प्लस x माइनस x, ये जो है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स अपने, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इसके बाद ये मॉडुलो है, सॉरी फ्लो डिवीजन है, ये मॉडल। देखिए अब ये जो यहाँ पर डायग्राम लगा हुआ है, ये सारे लैंग्वेज के हिसाब से लगा हुआ है। सी लैंग्वेज में हम लोगों ने फ्लो डिवीजन नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। ये हम लोग अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, पाइथन में रहता है फ्लो डिवीजन क्या है, तो यहाँ पर मॉडुलो है। इसके बाद आता है नॉर्मल अपना प्लस माइनस हो गया। फिर ये है हमारे पास राइट शिफ्ट एंड, ये बिटवाइज के थे, बिटवाइज राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये भी बिटवाइज है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है। तो ये सारे ऑपरेटर्स का आप लोगों को प्रेसिडेंस दिया हुआ है और ये उनकी एसोसिएटिविटी दी हुई है। अब आप लोगों को ये चीज़ चेक करनी होगी, यहाँ पे तो आप लोगों को दिख रहा है, अब जब आप लोग थोड़ा एक दो सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर आप यहाँ से देख देख के लगा सकते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो वहाँ आपको हेल्प करेंगे, इस पूरे चार्ट को आप लोग दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये इसका रिजल्ट बताना है, 10 + 5 × 2 - 4। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें किसकी प्रेसिडेंस हाई है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस की आई है मल्टीप्लिकेशन की आई होगी, प्लस माइनस की कम होगी। सो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सबसे पहले 5 × 10 करेंगे। सो हम लोगों को पहले स्टेप में ही क्या मिल गया? 10 मिल गया, ये रहा। अब जब हम लोगों को 10 मिल गया, यहाँ पर 10 आ गया, अब हमारे पास क्या बचता है? 4/2। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के थे, लेकिन अब उसमें क्या लगाने पड़ेगा? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट, जो सबसे पहले लेफ्ट में आ रहा है उसको पहले, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व किया गया। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पहले आया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको हम लोग चूज किए, ओके। सो अब हमारे पास दूसरा क्या बचेगा? डिवाइड। ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंस में हाई है, सो डिवाइड को सॉल्व कर दिए। जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर से वही आएगा, प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस लेवल, एसोसिएटिविटी को डील करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एडिशन, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में है, लेफ्ट ही रहती है, ठीक है। प्लस माइनस में जो भी रहेगा लेफ्ट टू राइट है, ओके। फिर 10 + 10 20 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको आंसर क्या मिलेगा? 20 - 2 और 18 हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको, थोड़ा सा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। अब टाइप कन्वर्जन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी और टाइप कन्वर्जन होता है क्यों है।
देखिए टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी डेटा टाइप को बदल दे रहे हैं या अपना कंपाइलर जो है उसमें जो हमारा डेटा है वो अपने आप कंपाइलर ही उस डेटा को अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। सिंपल टाइप कन्वर्जन इन सी, वेट 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 गाइस वेट, नो इशू। यस अभी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो टाइप कन्वर्जन की बात कर रहे थे हम लोग। सो टाइप कन्वर्जन को देखें अगर हम लोग, टाइप कन्वर्जन इन सी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय अ कंपाइलर। सिंपल टाइप कन्वर्जन का मतलब है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। सपोज दैट इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना या कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, ये क्या है, सिर्फ टाइप कन्वर्जन है एक तरह के डेटा टाइप का दूसरे तरह के डेटा टाइप में। ये किसके द्वारा होता है, कंपाइलर के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप और दूसरा होता है यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप तो किसके द्वारा किया जाता है, ये तो हमारे पास कंपाइलर के द्वारा ही किया जाता है, डन बाई कंपाइलर। ये किसके द्वारा होता है, यूजर, बाय यूजर। ओके ठीक है, एक्सप्लिसिटी का मतलब ये है बाय यूजर। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट क्या था मैंने आप लोगों को बताया, इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, जो कि कंपाइलर खुद कर देता है एज पर सिचुएशन। ठीक है, अगर सिचुएशन पड़ रही है मतलब जरूरत पड़ रही है उसको कन्वर्ट करना है तो फिर वो उसको कन्वर्ट करके छोड़ देगा। जैसे कि पहला पॉइंट था ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहलाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, एक सेकंड ये प्रॉब्लम हो जा रही है, इसको सही करना पड़ेगा। कोई इशू, सही हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या है, डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन। कंपाइलर खुद कर देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर, कोई भी बाहर का आदमी छेड़खानी नहीं कर सकता, कंपाइलर उसको खुद कर देगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, जनरली टेक्स प्लेस व्हेन इन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। ये जनरली कब होता है, जब एक एक्सप्रेशन में दो से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट होंगे तब ये कन्वर्जन करता है। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। ओके गाइस, ठीक है। इम्प्लिसिट आप लोगों को पता चल गया, कंपाइलर खुद कर देता है, इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। कंपाइलर इसको खुद ही कर देता है अगर जरूरत पड़ रही है तो। जैसे सपोज दैट हम लोगों ने एक इंटीजर बनाया इंट एक्स इक्वल टू 10, फिर एक कैरेक्टर बनाया y इक्वल टू ए, जिसका हमारे पास एसकाई वैल्यू, जो एसकाई वैल्यू होती है वो होती है 97। एसकाई वैल्यूज के बाद में भी बताएंगे हम आप लोगों को अभी, ठीक है। एसकाई वैल्यू होती है 97। सो यहाँ पर जब हम लोगों ने एक x को x प्लस वाई किया, जब ये वाला हमारे पास स्टेटमेंट रन होगा तो x तो 10 है, लेकिन जो y है यहाँ पर इसने x में क्या, x को कैसे किया होगा ट्रीट, x को तो 10 लिया लेकिन y को कैसे किया होगा, देखिए यहाँ पर खुद टाइप कन्वर्ट करके a को कैरेक्टर से इंटीजर में 97 लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आया होगा हमारे पास, 97 प्लस 10 107। जब हम लोग फ्लोट में आए तो फ्लोट में हम लोग z है, ठीक है, ये फ्लोट है, तो जो x है हमारे पास वो 107 है, 107 है, ठीक है। 107 तो 107 प्लस 1.0, तो इसको भी क्या करेगा, फ्लोट फ्लोट के साथ ही ऐड होगा, तो इसको भी 107.0 बना के उसके साथ ऐड कराएगा। तो ये था हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहां पर कंपाइलर खुद ही अपने सिचुएशन के हिसाब से एज पर दी सिचुएशन चेंजेस कर लेता है, उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब यहाँ पर जो हमारा यूजर है या हमारे पास जो भी प्रोग्रामर है वो बैठ के अपने हाथों से खुद कन्वर्ट करके दे, ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइप लिखेंगे और एक्सप्रेशन लिख देंगे। सपोज दैट मुझे किसी भी फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ इंट लिखूंगा और एक्स लिख दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास कोई एक फ्लोट नंबर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2.5, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ इंटीजर लिखूंगा इंट ए इक्वल टू, अब यहाँ पर इंट लिखूंगा
और यहाँ पास कर दूंगा मैं इसको, सॉरी इसको मैं नाम देना तो भूल ही गया, इसको नाम दे देते हैं फ्लोट x इक्वल टू ये इंट x को यहाँ पास कर दूंगा। मतलब ये है कि x को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा a है या हमारा जो x है वो क्या हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको a भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, बिकॉज x क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्लोट का यूज कर सकते हैं x, यहाँ पर हम लोग कैर का यूज कर सकते हैं x, ठीक है। इस तरीके से था टाइप कन्वर्जन कुछ एक्सप्लिसिट वाला। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक सेकंड, सो कंडीशनल स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक को लेकर कि सपोज दैट अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आपके लाइफ में कई ऐसी स्टेजेस आती है जहाँ आप लोगों को डिसीजन लेने होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होती है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामर के पास भी कई बार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसको एक आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों के प्रोग्रामिंग में यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन डाली गई, या कंडीशनल स्टेटमेंट जिनको बोलते हैं, डाली गई। जब हमारे पास कोई कंडीशन आएगी तब हम लोग अपने इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प लेकर उस कंडीशन का एक आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं इसलिए इनकी जरूरत पड़ी। इन रियल लाइफ व्हेन वी हैव टू टेक डिसीजन देन वी डिसाइड वन थिंग एंड प्रोसीड। सो इन दिस वे इन प्रोग्रामिंग व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, सो बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट वी कैन मेक डिसीजंस। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ, समझिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो क्या रहता है कि हम लोगों को ये तो पता ही है कि 18 ईयर्स से ऊपर वालों को यहाँ पर हम लोगों को ड्रिंक करना अलाउ रहता है और 18 से कम वालों को नहीं रहता है। तो जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इफ एल्स में देते हैं जनरली लोग, वो यही दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर एज जो है हमारी वो ग्रेटर देन 18 ईयर्स है, ठीक है, तो आप ड्रिंक कर सकते हैं। और अगर एज हमारी लेस देन 18 है तो आप ड्रिंक नहीं कर सकते। तो 2 कंडीशन बन गई ना हमारे पास। हमसे कोई बोलता है मुझे कोई एक ऐसी मशीन बना के दो जिसपे अगर वो अपने एज डाले तो वो बता के दे दे भाई कि तुम ये चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करना पड़ेगा ना अंदर किस तरीके से चलेगा। तो वही चीज़ है हमारे पास। पहले हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि हम लोग इस कंडीशन के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास एज हमारी ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ही विल अलाउड, ठीक है। तो वो क्या है, अलाउड है। अगर नहीं है तो क्या है, डिनाइड हो जाएगा वो चीज़ कि भाई आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का कुछ फंडा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पर, चलिए एग्जाम्पल तो अभी हम लोग देखेंगे जब इफ एल्स की बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हमारे पास किस तरीके से जब मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशंस आएंगी तो हम लोग क्या करना होगा, एक डिसीजन तक पहुंचना होगा और एक फाइनल आउटपुट चाहिए होगा। जनरली जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो हम लोग को ट्रू और फॉल्स में मिलता है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी कंडीशन यूज करेंगे तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स का आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा अंदर, वो क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट रन होगा। सो ये था हमारे पास कि हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर कितने टाइप्स की कंडीशंस होती, स्टेटमेंट्स होती हैं, उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कई टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इफ हो गई, इफ एल्स हो गई, इफ एल्स इफ हो गई, नेस्टेड इफ एल्स हो गई, स्विच केस हो गई। अभी आप लोगों को बताऊंगा इफ एल्स इफ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग इफ इन सी, मतलब इफ स्टेटमेंट को हम लोग कैसे डील करेंगे अपनी सी लैंग्वेज में। सो अगर इफ की बात करें, सपोज दैट हमारे पास जब एक ही कंडीशन हो, मतलब अगर हमसे कोई कह रहा है कि अगर इस बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो ये दवा खा सकता है वरना नहीं खा सकता। सिंपल है, एक हमारे पास कंडीशन है, तो हम लोग इफ़ का यूज़ करके काम चला देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बता रहे हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। मतलब एक कोई भी हमारे पास कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती तो उसके अंदर का जो कोड है वो रन होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ हमारे पास इफ कंडीशन से मिल जाएगी। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, इंट में ना ये सारी चीज़ लो, इंट आई हमने पहले बनाया, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 5 डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि इफ आई इज ग्रेटर देन 2, अगर आई हमारा ग्रेटर देन 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसने अपनी कंडीशन को पास किया है इनपुट एज
इसमें कंडीशन को पास किया। देखिए इसका सिंटैक्स जो होता है इफ का यही होता है, इफ यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगी, एक कंडीशन रहेगी। ओके, ये क्या एक कंडीशन है। सो हम लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर जो आई है वो ग्रेटर देन 2 होगा तो हमारे इसके अंदर की कंडीशन मतलब ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज क्या है, हमको एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग इफ कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सच होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो अपने आप कंपाइलर कहाँ पहुंच जाएगा, इस लाइन पे पहुंच जाएगा जहां पे लिखा हुआ है आई एम नॉट इन इफ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इफ में और इफ एल्स में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसका फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को इफ का। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक वैल्यू बनाया, कुछ भी बना रखा है, ठीक है। अब हम लोग अपने इफ के अंदर घुसते हैं, यहाँ से एंट्री पॉइंट है ये, फिर हमको सबसे पहले क्या मिलती है, अपनी डिजायर्ड कंडीशन यहाँ पर हम लोग पास करते हैं जो भी है। तो यहाँ पर एक कंडीशन पास की, अब जो इफ है वो चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है या गलत है। अगर वो कंडीशन गलत है, सपोज दैट ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, सीधा उस इफ कंडीशन से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर का कोड रन नहीं करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है हमारी तो वो क्या करेगा, उसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करेगा, फिर उससे एग्जिट करेगा। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। अब इफ एल्स की बात करते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, ठीक है। थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को लिख के दिया है। इफ का मतलब वही था, आपके पास एक कंडीशन दी, उसको एग्जीक्यूट कराना, इफ का यूज करेंगे। इफ एल्स में क्या आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, उसमें से एक कोई रन करानी है तो हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इफ देयर आर 2 कंडीशन, सिंपल है, यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन है, 2 कंडीशन तो हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब इफ एल्स का जो हमारा फ्लो चार्ट रहने वाला है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हमने एक कंडीशन को यहाँ से स्टार्ट कराया, इफ को स्टार्ट कराया, यहाँ पे एक कंडीशन पास की। अब जब हमने एक कंडीशन को पास किया तो कोई भी कंडीशन में 2 चीज हो सकती हैं, एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या चीज रन होनी है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या चीज रन होनी है, ये हम लोग इफ एल्स के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि इंट i इक्वल टू 10, इफ i इज लेस देन 11, अगर लेस देन 11 है, i इज स्मॉलर देन 11 आएगा, ठीक है, ये आएगा, i इज स्मॉलर देन 11 आएगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा, i इज ग्रेटर देन 11। सपोज दैट i इक्वल टू 10 है तो लेस है, तो हमारे पास प्रिंट होके क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा i इज स्मॉलर देन 11। ओके, ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स। अब इसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। सिंपल है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन आप लोगों को यूज करनी पड़ रही है तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर इसका भी हम लोग अगर अपना फ्लो चार्ट देखें तो वही सिंपल, यहाँ से पहले कंडीशन के अंदर जाएंगे, अगर वो कंडीशन गलत हो रही है तो हम लोग सीधा कंडीशन 3 पे, और वो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो कंडीशन यहाँ पर 4 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखना चाहिए था, ये 2 और 3, ठीक है। तो यही है कि नेस्टेड इफ एल्स है, एक कंडीशन के अंदर कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले के अंदर चले जाओ, यहाँ पर भी कंडीशन है, फिर ये ट्रू है या फॉल्स है, ये अपने हिसाब से रन करेगा। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन है, इस तरफ चले गए, अगर फॉल्स हो रहा है फिर उसके अंदर एक कंडीशन है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, देखिए मैं अभी यहाँ पर इंट वगैरह वो सब मतलब सारी चीज़ों को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैंने आप लोगों को यहाँ लिख के दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, मान लो इस कंडीशन ने देख लिया। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा ए है वो हमारा लेस देन होना चाहिए, किससे, सी से, तभी हमारा काम होगा। इसके अंदर ए इज ग्रेटर देन बी तो चाहिए, और ए जो है वो लेस देन भी होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नेस्टेड इफ एल्स है, और कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। बस यही है कि अगर आप लोगों को एक डिजायर्ड कंडीशन के साथ साथ उसके अंदर भी कंडीशन का यूज करना पड़ रहा है तो उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। जो कि मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को एज अ बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि इसके जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का एंड और का, वहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस डील हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपने और भी चीज़ों की, एक सेकंड रुकिएगा, ओके,
ठीक है, अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इफ एल्स लैडर, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये भी कोई एक नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी मैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट था समझना वो था इफ एल्स, इसके बाद एल्स इफ। तो ये वही है, एल्स इफ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस चलेंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन चलेंगी, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, मल्टीपल कंडीशंस है। मतलब अगर ये सही हो गई तो यहीं से बाहर, ये सही नहीं हुई तो ये रन होगी, फिर ये रन होगी, फिर ये रन होगी। मतलब जो कंडीशन भी सही हो जाएगी वहां से आगे निकल जाएंगे हम लोग। एल्स इफ हर एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, जहाँ पे वो कंडीशन सही उसका आउटपुट होगा, खत्म, फिर दूसरे पे आएंगे। तो ये होता है एल्स इफ। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 सही है तो स्टेटमेंट करो और यहाँ पर बाहर निकल जाओ। अगर नहीं है तो कंडीशन 2 पे जाओ, इसको चेक करो, बाहर निकल जाओ। अगर ये भी नहीं है तो एल्स बॉडी में आओ, खत्म। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस स्टेटमेंट में जाओ और अपना आंसर खत्म। जैसे ही अगर वो गलत होगी तो वो नेक्स्ट वाले कंडीशन पे चला जाएगा। ये होता है हमारा इफ एल्स इफ लैडर। इसके बाद स्विच केस इन सी। अब स्विच केस क्या है, ये भी एक शॉर्ट हैंड होता है। स्विच केस स्टेटमेंट इवेल्यूएट्स अ गिवन एक्सप्रेशन एंड बेस्ड ऑन द इवेल्यूएटेड वैल्यू। ये क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल भी डील होता है। कुल मिलाकर हम लोगों को इतना पता होना चाहिए। ये भी एक शॉर्ट हैंड है इफ एल्स लैडर का। जैसे स्विच केस स्टेटमेंट इवेल्यूएट्स अ गिवन एक्सप्रेशन एंड द बेस्ड ऑन द इवेल्यूएटेड वैल्यू मैचिंग अ सर्टेन कंडीशन इट एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट। इसका मतलब क्या है कि एक हम लोग स्विच वेरिएबल बनाते हैं पहले। सपोज दैट कुछ भी ABCD बना लिया, उस पर चेक कर रहे हैं कि A इससे बड़ा है तो ये, A 3 से बड़ा है तो क्या होगा, A 5 से बड़ा तो क्या होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर int var इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स होता है, ये स्विच लिखेंगे, यहाँ इस वेरिएबल को पास करेंगे, यहाँ पर ये वेरिएबल को पास किया। अब केस क्या है, 1। अगर वेरिएबल 1 है तो ये कंडीशन रन करो, अगर वेरिएबल 2 है तो कंडीशन ये रन करो, वेरिएबल 3 है तो कंडीशन ये रन करो, वेरिएबल अगर 4 है तो कंडीशन ये रन करो। बट वेरिएबल 4 है ना यहाँ पर, तो एक डिफॉल्ट कंडीशन भी पास की जाती है। अब डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट का क्या रोल है, जब व्हेन नो कंडीशन इज मैच्ड, व्हेन नो कंडीशन इज मैच्ड देन डिफॉल्ट विल रन। ओके, ये था डिफॉल्ट का। तो स्विच केस भी कुछ इसी तरीके से चलता है हमारे पास। एग्जाम में आप लोगों को देखिए बस यही लिख के आना है कि स्विच में क्या क्या होता है। ये एक शॉर्ट हैंड होता है हमारे पास इफ एल्स के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल पे डील होता है, उस वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशंस को पास कर दिया जाता है एज अ केस। सपोज दैट अगर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक A नाम का वेरिएबल, उसमें एक स्टोर किया, अब हम लोग उसको वेरिएबल को पास करेंगे स्विच के अंदर और हम लोग केस बनाते जाएंगे। अगर केस 1 है मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। तो जहां भी उसकी कंडीशन हिट करेगी ट्रू, तो वो वाला स्टेटमेंट हिट हो जाएगा और हम लोगों को उसका आउटपुट मिल जाएगा, बाकी कोई काम का नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज में इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, स्कैन एफ ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रिंट एफ ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि स्कैन एफ के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट। ओके गाइस, यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट्स। अब यार एक चीज बताओ कि यहाँ पर तो स्कैन एफ है, अब मैंने डायरेक्ट स्कैन एफ लिया है, अब यहाँ पर ये मतलब डायरेक्ट एज अ फंक्शन पास करा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका था कि वहाँ पर एक अपनी जो stdio.h फाइल होती है, हेडर फाइल, उसके अंदर ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। उस फाइल को अटैच करने से ये सारे फंक्शंस को हम लोग यूज कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सो प्रिंटफ क्या है, आउटपुट फंक्शन है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट इंट मेन है, इंट ए हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों को ये क्या है, स्पेसिफायर्स हैं ये। ठीक है, ये परसेंटेज डी ये क्या है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ठीक है, स्पेसिफायर्स परसेंटेज डी परसेंटेज सी, इंट के लिए यूज होता है हमारे पास %d, और फ्लोट के लिए क्या यूज होता है, और कैर के लिए क्या यूज होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया ए, उसका स्कैन एफ है। सो स्कैन एफ को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो किस टाइप का डेटा है। सो %d का यूज करेंगे, और हम लोगों को यहाँ पर जो एम्परसेंड का यूज कर रहे हैं,
ये क्या बताता है, ये है एक हमारे पास एड्रेस का काम करता है। इस एड्रेस पे जाओ और वहां पर जो वैल्यू आए उसको रख दो। सपोज दैट एक हमारे पास एड्रेस एक है, ये हम बोल रहे हैं इसका एड्रेस है 201, ठीक है, इसका एड्रेस है 201। अब हमने यहाँ पर स्कैनफ किया जब, तो ये क्या बताएगा कि 201 एड्रेस पे जाओ आप लोग और वहां पर सपोज दैट यूजर ने यहाँ पर इनपुट दिया 3, तो ये बोलेगा कि उस एड्रेस पे जाओ और वहां पर इस 3 को स्टोर कर दो, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर हम लोग लोकेशन को पास कर रहे हैं कि किस लोकेशन पे हम लोग को क्या स्टोर कराना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में भी हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है, किस फॉर्मेट का ये डेटा है %d। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि आपको एड्रेस पास करना है, क्योंकि आप सीधा वेरिएबल पास करके उसका आउटपुट ले लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम लोगों ने एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया, इंट a, इसकी वैल्यू है 4। डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ पर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा नाम ही लिख दे रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब तो समझते हैं ना, ये बता रहा है कि किस तरीके का डेटा आप इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। जैसे %t, %c, ये सारे तरह के डेटा थे। सो %d a लिया, अगर हम लोगों ने a किया यहाँ पर कॉमा लगा के, तो ये क्या है, a को एज आउटपुट दे देगा। हम लोगों को यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, 4 देखने को मिल जाएगा। तो ये था स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज। अब मैं देखिए आप लोगों को यहाँ से सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल कराऊंगा प्रोग्रामिंग के। ये सारे जो प्रोग्राम है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इस लेक्चर के जो प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, वो मैं आप लोगों को सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि उस लेक्चर में आप लोग समझेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ कोडिंग की बात करेंगे। यहाँ पर तो काफ़ी सारा थ्योरेटिकल समझा है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे जो इंपॉर्टेंट है इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो सारे उस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग नंबर इज इवन और ऑड। देखिए कोई भी नंबर इवन है, ऑड है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो आप लोगों को सोचना कैसे है, जनरल तरीके से सोचना, जैसा हम लोग सोचते आए हैं कि इवन और ऑड कब होता है कोई भी नंबर। अगर कोई नंबर इवन और ऑड है तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन आती है। एक ही कंडीशन है, मेन डिवाइड बाई 2 है या नहीं है, यही चेक करते हैं हम लोग जनरली। सो अगर हम लोग बात करें 10 की, ठीक है, अब हम लोगों से कोई पूछे बताओ भाई 10 ऑड है या इवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 10 जो है वो 2 से डिवाइड है तो हम लोग बोल देंगे इवन है, और 2 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा तो बोल देंगे ऑड है। तो अब हम लोग अगर 14 की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, ये भी देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पर हमारे पास 0 बचा। 14 डिवाइड बाई 2 किया, 0 बचा। ये किसकी बात हो रही, रिमाइंडर की, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, 0 बचा। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारे पास एक कंडीशन क्या बन रही है कि जो भी हमारे पास एक इनपुट ले रहे हैं, वेरिएबल में एक नंबर ले रहे हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से और अगर उसमें रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोगों को क्या बताना है कि वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एल्स, जो हम लोग अभी इफ एल्स पढ़ के आए, एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसा, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम लोगों को क्या आउटपुट में मिलना चाहिए कि वो ऑड नंबर है। सो इसी को अगर हम लोग कोड में देखें, हम लोगों ने इंटीजर बनाया एक ए नाम का, ठीक है। प्रिंटफ कहा, इससे यूजर से बोला कि भाई प्रिंट करो एक नंबर दो जो तुमको करवाना है। स्कैनफ में हम लोगों ने उसको एक डिब्बे में स्टोर किया ए में। सपोज दैट यूजर ने एक इनपुट दिया 4, खत्म बात। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, इफ और एल्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हमको प्रिंट करके दो इवन, अगर नहीं है तो मतलब अगर आ रहा है ना हमारे वर्ड्स में, तो इसका मतलब है क्या है, यहाँ पर कंडीशन का यूज होना ही होना है। अब हम लोग इफ के अंदर अपनी कंडीशन को पास करेंगे। यहाँ पर a मॉडुलो 2, देखिए हम आपको पहले बता के आए हैं कि रिमाइंडर अगर हम लोगों को चाहिए है तो यूज हमारे पास ऑपरेटर कौन सा होगा, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। मॉडुलो ऑपरेटर के मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए थे, ठीक है, ये हमारे मॉडुलो ऑपरेटर होता है। सो a मॉडुलो 2 करेंगे। अगर a मॉडुलो 2 करने पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो है वो हमारे पास इवन होने वाला है, ठीक है, क्या है, इवन होने वाला है। सो इसके अंदर हम लोग तुरंत अपना स्टेटमेंट क्या डाल देंगे, प्रिंटफ इवन नंबर। अगर मान लीजिए कंपाइलर आया इस लाइन पे, कंडीशन ये नहीं हिट हुई, तो यहाँ पर तो इसको देखने कोई मतलब नहीं, कंडीशन ही नहीं इसके अंदर का, तो वो एल्स पे जाएगा, एल्स वाले को क्या बोल देगा, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हमने सोचा कि एक ऑड और इवन नंबर किस तरीके से निकलता है, फिर उसमें किस तरीके से कंडीशन बनी। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम थी हमारे पास। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एल्गोरिदम और इसका फ्लो चार्ट।
ठीक है। अब एल्गो में आप लोगों को बता चुका था एक एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुका था। एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर आपके माइंड में कोई एक पूरा जो उसको किस तरीके से सॉल्व करना उसका पूरा सेटअप बन रहा है, उसी को हम लोग नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, लिखने का तरीका है। आप लोग देखिए एल्गोरिदम ऐसा कोई यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखें हैं। ठीक है। आप एल्गोरिदम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या, एंटर अ नंबर। यूजर से क्या कहेंगे, भैया एंटर कर दो नंबर जो भी चाहिए तुम्हारा बताना है। तीसरा क्या है, चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर डिविजिबल है 2 पे, 2 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए, बता दिया है इसने कि अगर a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 है तो बोल रहा है स्टेप 4 पे जाओ, अगर नहीं है तो स्टेप 5 पे जाओ। स्टेप 4 पे जाने का मतलब क्या है कि बता दो कि हाँ भाई इवन नंबर मिल चुका है हमको, यही लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो 5 पे जाओ, प्रिंट नंबर इज आउट और हमारा स्टॉप कर दो। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये तो बनाना है। फिर इनपुट लेंगे नंबर का। जब हम लोगों को नंबर का इनपुट बन जाएगा तो इफ कंडीशन में जाएंगे, इफ एल्स कंडीशन में। सो इफ एल्स कंडीशन में जब हम गए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एल्स कंडीशन में जाने के बाद कि भैया देखो बता दो हमको कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग नंबर इवन है, और अगर नहीं है तो यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं कि नंबर ऑड है और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो यही था हमारा इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट, उसका एल्गोरिदम, उसका प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जो मैं अगले लेक्चर्स में आपके लिए, अगले लेक्चर में नहीं, जरूरी नहीं कि अगले लेक्चर में यूनिट 3 का वन शॉट करेंगे। ठीक है। वो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। उसमें मैं आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट लेके नहीं आऊँगा क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एन और एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3। मतलब 3 नंबर में से बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। सपोज दैट 4, 5, 6 अगर आप लोगों को मैंने इनपुट दिया तो आप लोग क्या बताएं मुझको कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। तो सपोज दैट इस प्रॉब्लम को अपन लोग अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैंने आप लोगों को 3 नंबर दिए 8, 10 और 19। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो आप लोग को क्या दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है 19 है बड़ा, लेकिन ये चीज़ कैसे आई होगी, कंपैरिजन करके ही तो आई होगी कि भाई ये पहले चेक कर लेंगे कि 8 इससे बड़ा है कि नहीं है, फिर चेक कर लेंगे ये इससे बड़ा है कि नहीं है, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इनमें से बड़ा कौन है, फिर इन दोनों को आपस में चेक करेंगे। तो ये सारा कंपैरिजन का ही तो खेल चल रहा है। जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, जब हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं तो इफ एल्स आता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। ये एल्गोरिदम लिखने का तरीका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 वैल्यूज ले लेंगे यूजर से, ABC जो नंबर्स हम लोगों को चाहिए हैं उनको एज अ इनपुट ले लेंगे। जब इनपुट ले लेंगे अब हम लोग कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर जो A है हमारे पास, मान लो A है, ये B है, ये C है। अगर हमारा जो A है वो B से बड़ा है, ठीक है, और एंड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एंड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ एंड को, या नहीं बोल रहा हूँ। और A जो है अगर हमारा C से भी ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब C से भी बड़ा है या C के बराबर है, तो हमारे पास क्या बोल दो, ट्रू, मतलब ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब है हमको पता चल गया कि हमारा A है वो सबसे बड़ा है। सपोज दैट यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं चला कि A बड़ा नहीं है, तो हम लोगों को अगला देखना पड़ेगा कि कहीं B तो बड़ा नहीं है। इसमें तो कंडीशन में मैंने कहीं नहीं बताया कि B के लिए। सो एक अलग कंडीशन बनेगी B के लिए, ऐसी कंडीशन बनेगी C के लिए। या एक और दिमाग लगाएं हम लोग कि अगर हम लोगों ने पहले तो स्टेप्स में पता लगा लिया कि A और B ग्रेटर नहीं है, तो तीसरे के लिए हम लोगों को कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे कि C इज ग्रेटर। याद रखना होगा। तो हम लोगों को यहाँ बोल रहा है स्टेप 4 पे जाओ, एल्स स्टेप 5 पे चले जाओ। अगर ये ट्रू है देन गो टू स्टेप 4। ये ट्रू है तो हमारे पास क्या कर दो, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर A। ठीक है। देन गो टू स्टेप 8, मतलब सीधा स्टॉप कर दो। ये एल्गोरिदम इस तरीके से दिया हुआ है। इसका आगे देखते हैं फ्लो चार्ट। ये कोड है इसका। ठीक है। कोड की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 नंबर ले लिए स्कैन ऐप से। अब ये बोला इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, मतलब अगर A है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू B है और जो है वो A ग्रेटर देन इक्वल टू C है, तो हम लोग को क्या बोल दो, A जो है हमारा ग्रेटर है। ठीक है। अब इसी तरीके से B के लिए चेक कर लिया, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, ये देखिए सूडो कोड है, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो यहां पर हमारा B ग्रेटर हो गया। एल्स हमारे पास C ग्रेटर हो गया। तो यही इसमें लिखा हुआ है। सिंपल सी भाषा में आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट देखिए आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए
आप लोग बीटेक के स्टूडेंट से सारी चीज़ें मैं खुद बताऊंगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगी। एक बार ट्राई करिए खुद से बनाने का, ठीक है। सपोज दैट इसका फ्लो चार्ट का स्टार्ट कैसे करेंगे, वही है, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर जैसे देखिए ये वाला था, पहले यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर इनपुट ले लिया, फिर कंडीशंस लगाते चले गए। अब कंडीशन यहाँ पर देखिए, पहले एक इफ कंडीशन थी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये हो रहा है, और फॉल्स हो रही है उसके अंदर एक और कंडीशन है, तो हम लोग क्या है नेस्टेड कंडीशन का भी कह सकते हैं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना तो और इसमें से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसका फ्लो चार्ट आप लोग बनाइएगा खुद से एक बार, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर वाले का, सही रहेगा, इससे आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि अब हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें बज रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताए हैं, एक सेकंड में देखता हूँ। ओके, हाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को ऑपरेटर्स के बाद ही, सॉरी यहाँ पर एक पेज ऐड करके बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, किसी भी, ये क्या बताता है, साइज बताता है, सॉरी इसको मैं लिख दूं, साइज ऑफ वेरिएबल। सपोज दैट अगर मैंने कहा साइज ऑफ ए, ठीक है, साइज ऑफ ए कहा, अगर ये हमारे पास इंट ए को हमने किया है, इंट ए इक्वल टू 2 दिया है, तो ये साइज हमको आउटपुट में क्या दे देगा, ये तुरंत दे देगा, या 2 दे देगा या 4, क्योंकि कहीं कहीं 2 मिलता है, कहीं कहीं 4 मिलता है। तो ये था हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसको आप लोगों के सामने रखा कि साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये किसी भी एक इंटीजर का कैरेक्टर का, या हम लोग कह सकते हैं फ्लोट का साइज बताने में काम आता है, ठीक है, कि उसका क्या साइज रहेगा। आप लोग इसमें एक बार कोड करके देखिएगा, सबका साइज एक बार आप लोग चेक करिएगा आपके सिस्टम में क्या साइज दिखा रहा है, इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, ठीक है, इन सब का आप लोग एक बार साइज देखिएगा। अब एसकाई वैल्यू का फंडा बचता है, सो मैं एसकाई वैल्यू आप लोगों को अगले लेक्चर में समझा दूंगा, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। देखिए लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसमें क्या नहीं डाले हैं, प्रोग्राम्स नहीं डाले। देखिए यहाँ पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का कम से कम समय में पूरा यूनिट का जो सिलेबस है वो ब्रश अप हो जाए, ठीक है। आप लोगों को पता सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, ये नहीं है कि उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जितना पढ़ाया है वो इनफ है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा देख लेंगे यहाँ वहाँ से तो काम हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जो कंटेंट है वो इनफ है। इसके बाद आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नहीं थोड़ा सा कोडिंग चाहिए, मैं करके दिखाऊं या जो चीज़ें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे सारे, ठीक है, जो भी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यूनिट 3, वहाँ से थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ से हम लोग लूप्स वगैरह की बात करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।